हेलो डियर फ्रेंड्स। तो ड्रामा के स्टार्टिंग में हम लोग जियांग को देखते हैं जो कि अपने घर पर वापस आ चुकी होती है और वो अपने रूम में जा ही रही होती है। तभी क्या उसको रोक लेती है और वो कहती है कि मॉम तुमसे कुछ बात करना चाहती हैं, इसीलिए प्लीज तुम थोड़ी देर के लिए आकर उनकी बात सुन लो। फिर उसके बाद जैसे ही वो मॉम के पास जाती है तो मॉम कहती है कि मुझे ये बताओ कि तुमने अभी तक अपना हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं करवाई है। तो फिर वो याद करती है कि उसने अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई थी लेकिन वो कैंसिल हो गई थी। तभी वो कहती है कि अगर मैं जी फैमिली गई तो फिर ग्रैंडमा का ख्याल कौन रखेगा, अभी तो उनका ख्याल मैं रखती हूँ, वो काफी ज्यादा बीमार है। और अगर मैं जी फैमिली चली गई तो फिर ग्रैंडमा का ख्याल कौन रख पाएगा, मुझे इसके बारे में कुछ ना कुछ सोचना ही पड़ेगा। अभी प्रेजेंट सीन में क्या कहती है कि देखो फैंग फैमिली में शादी करने के लिए ना तुम्हें अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी ही पड़ेगी चाहे जो कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, फैंग फैमिली बहुत ही रिचेस्ट फैमिली है और हो सकता है कि वो तुम्हारी हेल्प कर दे इस रजिस्ट्रेशन के अंदर, तो इसलिए तुम्हें इस बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब कुछ सुनकर जियांग काफी हैरान होती है और वो कहती है कि क्या मेरी शादी वो कब हो रही है। और फिर वो याद करती है कि फैंग फैमिली सच में एक बहुत ही रिचेस्ट फैमिली है, लेकिन वो लोग उसके साथ ये सब कुछ क्यों करना चाहते हैं, वो लोग उसकी शादी इतनी अच्छी फैमिली में क्यों करवाना चाहेंगे। फिर उसके बाद वो यही बात क्या से पूछ लेती है। तो क्या कहती है कि देखो फैंग का ना कुछ टाइम पहले एक्सीडेंट हो गया था और उसके बाद वो अभी तक नॉर्मल नहीं हो पाया है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि मैं उससे शादी करूं, तो इसलिए मैं चाह रही थी कि तुम मेरी जगह पर एक्सचेंज होकर उसकी ब्राइड बन जाओ। तो ये सब कुछ सुनने के बाद जियांग बहुत ही खुश हो जाती है और वो कहती है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर ऐसा सब कुछ हो जाए ना तो मेरे लिए भी अच्छा हो जाएगा, मैं आराम से अपनी स्टडीज कंप्लीट कर लूंगी और वो मुझे तंग भी नहीं करेगा। तो वो कहती है कि ठीक है मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, आप लोग मुझे कंट्री साइड पर छोड़कर आ गए थे ना और मैंने अपनी सारा बचपन वहीं पर ही गुजार दिया है, तो मुझे उसके बदले कुछ ना कुछ जरूर चाहिए। तो मॉम कहती है कि देखो हम तुम्हारी ग्रैंडमा का ना पहले से ही ख्याल रख रहे हैं और अब हम मजीद कोई भी खर्चा नहीं कर सकते तुम्हारे ऊपर। तो ये सब कुछ सुनकर जियांग कहती है कि देखे मॉम आप उनका ख्याल नहीं रख रही, उनका ख्याल मैं खुद रख रही हूँ, मैं इंटर्नशिप करती हूँ और उससे जो पैसे आते हैं मैं उससे ग्रैंडमा के एक्सपेंसेस पूरे करती हूँ, तो इसलिए प्लीज आप लोग ये बात मुझसे ना ही करें तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सब कुछ करने के लिए मैं 1 मिलियन चार्ज करूंगी। तो ये सब कुछ सुनने के बाद वो लोग काफी हैरान होते हैं। तभी क्या कहती है कि मॉम प्लीज आप इसको दे देना। फिर तभी मॉम के पास कॉल आ जाती है तो जियांग वहां से जाने लगती है। तभी मॉम उससे कहती है कि देखो मेरी एक बात रुक कर तुम ना सुन लो बहुत ही आराम से। तो जियांग कहती है कि मॉम सॉरी इससे ज्यादा कम पैसे में नहीं कर सकती, इतने में वहां पर डैड आ जाते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है मैं 1 मिलियन देने के लिए तैयार हूँ तुम्हें, लेकिन तुम्हें पहले इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन करना पड़ेगा कि तुम ये सब कुछ अपनी मर्जी से कर रही हो। फिर उसके बाद वो उसके सामने एक कॉन्ट्रैक्ट रखते हैं तो वो कहती है कि पहले आप लोग मुझे पैसे दे दें क्योंकि इस तरह मुझे आप लोगों के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं आएगा। तो तभी डैड उसको एक कार्ड दे देते हैं और वो उस कार्ड की पिक्चर्स लेकर उस एग्रीमेंट के ऊपर साइन करके वहां से चली जाती है। फिर अगले सीन में वो ग्रैंडमा से मिलने के लिए जाती है। ग्रैंडमा उससे कहती है कि देखो सिर्फ मेरे लिए तुम ये सब कुछ मत करो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तो वो कहती है कि ग्रैंडमा आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ये सब कुछ अपनी मर्जी से कर रही हूँ और देखना उसके बाद आपका इलाज भी कितना अच्छे से हो जाएगा। तो तभी ग्रैंडमा उसको हग कर लेती हैं और वो अपने दिल में कहती है कि ग्रैंडमा अगर एक दफा ये शादी हो गई तो फिर उसके बाद मेरा एडमिशन एक बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी में हो जाएगा और उसके बाद ये सब कुछ मेरे लिए ही आसान होगा, मैं आपको यहाँ से लेकर चली जाऊंगी और आपका इलाज और भी अच्छे से हो पाएगा। और फिर अगले सीन में वो फैंग फैमिली पहुंच चुकी होती है। वहां पर सबसे पहले उससे आंट मिलती है और वो उससे कहती है कि मैं कुछ टाइम के लिए बाहर जा रही हूँ, लेकिन तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, अंदर जाओ, वहाँ पर मेड्स होंगी, वो तुम्हारी हेल्प कर देंगी और तुम्हें हर चीज समझा देंगी। और ये सब कुछ कहने के बाद वो वहां से चली जाती हैं। तभी जियांग अपने दिल में कहती है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, कितना बड़ा घर है ना ये, और यहाँ पर तो मैं बहुत ही आराम से अपनी स्टडी कर पाऊंगी। फिर उसके बाद जब वो अंदर आती है तो वहाँ पर एक आदमी उसको फैंग के रूम के अंदर लेकर जाता है। वहाँ पर उसको हर चीज बताई जाती है कि फैंग को किस टाइम पर किस चीज की जरूरत है। लेकिन ये सब कुछ सुनने के बाद वो बहुत ही खुश हो जाती है जब वो अंकल उसको ये बताते हैं कि कोई बात नहीं, हम तुम्हारा एडमिशन एक बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी में करवाएंगे और वहाँ के बहुत ही अच्छे प्रोफेसर तुम्हें ऑनलाइन क्लासेस देते रहेंगे, तुम्हें वहाँ पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये सब कुछ सुनने के बाद तो वो और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वो कहती है कि अगर मैं फैंग के साथ रही तो मेरी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी हो जाएगी, फिर उसके बाद मैं अपना एंट्रेंस एग्जाम भी बहुत ही आसानी से क्लियर कर पाऊंगी। देन उसके बाद वो वहाँ से अपने रूम के अंदर आ जाती है और वो अपनी स्टडी को स्टार्ट कर देती है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसके पास सू आ जाती है और वो उससे कहती है कि जल्दी से बाहर निकल कर आओ। जियांग जैसी बाहर निकलती है वो काफी गुस्से में होती है और वो उसका हाथ मोड़ देती है। वो कहती है कि दोबारा मुझसे इस तरह से बात तुम मत करना और ना ही उस टाइम पर तुम मुझसे बॉदर करने के लिए आओगी जिस टाइम मैं स्टडी कर रही हूँ, जिस वक्त मैं स्टडी करूंगी तुम मुझे परेशान नहीं करोगी। तो सू कहती है कि अच्छा ठीक है मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगी। तो ये सब कुछ सुनने के बाद वो अपने रूम में दोबारा से चली जाती है और ये सब कुछ देखकर सू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तभी वो हर किसी को कॉल करके कहती है कि आज मैंने अपने घर में एक पार्टी रखी है और वहाँ पर हम लोग खूब धमाका करेंगे, तो तुम लोग फौरन वहाँ पर पहुंच जाना। और फिर नेक्स्ट सीन में वो सारे वहाँ पर पहुंचे हुए होते हैं, वो सब लोग पार्टी कर रहे होते हैं और ऊपर जियांग अपनी स्टडी कर रही होती है जिसमें उसको बहुत ही मुश्किल आ रही होती है और बार बार
वो डिस्ट्रैक्ट हो रही होती है। ये सब कुछ देखने के बाद उसको बहुत ही गुस्सा आता है और वो फौरन से नीचे आती है। वो उन सबसे कहती है कि देखो एक काम करो कि अगर तुम लोगों को ये पार्टी करनी है ना तो बार में चले जाओ या फिर किसी क्लब में चले जाओ, लेकिन यहाँ पर तुम ये सब कुछ नहीं कर सकते। तभी सू कहती है कि देखो ये मेरे भाई का घर है और मैं यहाँ पर कुछ भी कर सकती हूँ। तो जियांग कहती है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारा भाई ये बात जानता है कि तुम इतनी लेट नाइट को ये सारी पार्टीज कर रही हो और अब तुम देखो कि तुम्हारे इस गानों की वजह से वो सुकून से रेस्ट भी नहीं कर पा रहा होगा, तो इसीलिए तुम्हें ये हर चीज बंद कर देनी चाहिए। और अगर तुम्हें इतना ही ख्याल है ना अपने भाई का तो तुम एक काम करो कि तुम डॉक्टर बन जाओ ताकि तुम उसका खुद ही इलाज कर सको। तो फिर उसके बाद सून सबको वहाँ से भेज देती है। फिर उसके बाद जब जियांग वहाँ से चली जाती है तो वो क्या उसे कहती है कि देखो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारी बहन इतनी एरोगेंट क्यों है, तुम यहाँ पर रह जाओ ना मेरे पास, देखो यहाँ पर घर में कोई भी नहीं है। तो क्या कहती है कि देखो वैसे तो वो मेरी बहन है लेकिन मैं तुम्हें एक और बात बता दूं कि हम लोग उससे पनिश ले सकते हैं सब कुछ करने के लिए। तुम एक काम करो कि कल के ब्रेकफास्ट के अंदर तुम उसके लिए कुछ मिला देना। फिर उसके बाद जब वो सर्वेंट को पनिश करेगी तो इतने में वहाँ पर ग्रैंडमा भी आ जाएंगी और ये सब कुछ देखने के बाद तो ग्रैंडमा उसको अपने घर में बिल्कुल भी नहीं रखना चाहेंगी। और फिर नेक्स्ट डे जब जियांग की आंख खुलती है तो सबसे पहले वो जाकर फैंग को फ्रेश करती है और फिर उसके बाद जैसे ही वो ब्रेकफास्ट करने के लिए आती है तो उससे पहले वो वहाँ पे मोबाइल में रिकॉर्डिंग ऑन कर देती है। देन जैसे ही वो अपने ब्रेकफास्ट की फर्स्ट बाइट को लेती है उसको बहुत ही ज्यादा अजीब जायका आता है क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा सॉल्ट होता है। तो इतने में वो वहाँ पर मेड को बुलाती है और मेड उसके सामने नील डाउन करके सॉरी करने लगती है। तो फिर इतने में ग्रैंडमा वहाँ पर पहुंच जाती है और ग्रैंडमा को देखते ही क्या उनके पास जाती है और वो कहती है कि आप देख सकती है ना कि किस तरह से अपने सर्वेंट्स के साथ पेश आ रही है। तो ग्रैंडमा कहती है कि देखो ये बात मिस्टर फैंग को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी, कोई उनके सामने अपने मेड्स को नील डाउन करवाए, तो इसलिए मैं नहीं चाहती कि दोबारा ये सब कुछ हो, तुम यहाँ से जा सकती हो। तो जियांग कहती है कि आप लोग खुद जाकर सर्विलेंस फुटेज चेक कर सकते हैं, मैंने ये सब कुछ नहीं किया है बल्कि ये सब कुछ क्या ने किया है। तभी वहाँ पर एक मेड आता है और वो कहता है कि ये सब कुछ हम लोग नहीं जान सकते क्योंकि सर्विलेंस कैमरा तो ऑफ हुए हुए थे और पता नहीं वो किसने ऑफ किए थे, मैं ये बात नहीं जानता। तभी क्या कहती है कि मुझे पता है कि वो सब कुछ जियांग ने ही किया होगा ताकि उसके बारे में किसी को कुछ भी पता न चल सके। तो फिर उसके बाद जियांग वहाँ से अपना मोबाइल उठाकर ले आती है और ग्रैंडमा को वो सारी की सारी फुटेज दिखा देती है। ये सब कुछ देखकर क्या काफी हैरान होती है और वो कहती है कि तुमने मेरी रिकॉर्डिंग की है, ये तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तो जियांग कहती है कि मैंने सिर्फ वही दिखाया है जो कि सच है और यही सब कुछ सच है, अब तुम भी देख सकती हो और ग्रैंडमा भी देख सकती हैं, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। और ये सब कुछ कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। फिर उसके बाद जब वो अपनी स्टडी कर रही होती है तो मेड उसके पास दोबारा आती है और वो कहती है कि आकर आप लंच कर लें। जैसे ही वो लंच के लिए नीचे जाती है तो वहाँ पर मॉम भी आई हुई होती है और मॉम उनके साथ बहुत ही अच्छे से बिहेव करती है। साथ में उनको ये भी कहती है कि तुम एक काम करो कि ये 2 मिलियन रख लो, ये तुम्हें बहुत काम आएंगे और तुम ये समझो कि तुम हमारी बहू हो तो ये सब कुछ तुम्हारा हक है। तो ये सब कुछ सुनने के बाद फिर सू कहती है कि मॉम आप ये सब कुछ क्या कर रही हैं, ये वो नहीं है जिसको हमने अपने भाई के लिए पसंद किया था। तो मॉम और ग्रैंडमा ये सुनकर बहुत ही हैरान होती है और वो कहती है कि ये सब कुछ हो क्या रहा है, हमें ये समझ में नहीं आ रहा। तभी फैंग कहती है कि मैं बताती हूँ कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। असल में सू फैमिली ने ही आप लोगों के साथ झूठ बोला था, उन्होंने आप लोगों के सामने क्या को पेश किया था, जबकि असल में एल्डेस्ट डॉटर उस घर की मैं हूँ। और फिर इतने में वहाँ पर क्या भी पहुंच जाती है और वो कहती है कि देखो मॉम और डैड के बारे में ना तुम इस तरह की बात बिल्कुल भी नहीं कर सकती हो। तो जियांग कहती है कि मैंने कोई भी गलत बात नहीं की। तभी मॉम उन दोनों को डांटती है और वो कहती है कि ये तुम लोगों की सू फैमिली नहीं है जहाँ पर तुम लोग इतने मजे से लड़े जा रहे हो, मुझे बताओ कि असल में क्या बात है। तो जियांग कहती है कि देखें असल में बात ये है कि सू फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर मैं हूँ और फैंग फैमिली को एल्डेस्ट डॉटर ही चाहिए थी ना, तो इसी वजह से मैं यहाँ पर आ गई हूँ। ये सब कुछ सुनने के बाद मॉम कहती है कि हाँ मास्टर ने हमें कहा था कि मिस्टर फैंग के लिए हम लोगों को फैंग फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर ही चाहिए होगी। तो फिर उसके बाद क्या कहती है कि आप लोगों को पता है कि असल में मेरी शादी मिस्टर फैंग के साथ पक्की कर दी गई थी, लेकिन फिर उसके बाद मेरे मॉम और डैड के सामने जियांग ने बहुत ही ज्यादा बैक किया था, तो इसी वजह से मॉम और डैड ने मेरी शादी तुड़वाकर इसकी शादी मिस्टर फैंग के साथ पक्की कर दी है। ये सब कुछ सुनने के बाद मॉम काफी हैरान होती है और वो कहती है कि क्या सच है, तुम मुझे बताओ जियांग। तो जियांग कहती है कि मैं इस बारे में मजीद कोई बात नहीं करना चाहती, मैं सिर्फ आप लोगों को इतना बता दूं कि इस वक्त मेरी स्टडी का टाइम हो रहा है, तो मैं नहीं चाहती कि कोई भी मुझे तंग करे, तो प्लीज आप लोग वहाँ पर मत आइएगा। और दूसरा ये कि क्या की बातों के ऊपर आप लोग बिल्कुल भी फोकस मत करें, ये फजूल बातें करती है। ये सब कुछ कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है और उसके जाने के बाद फिर मॉम अपने दिल में कहती है कि इसके पास बिल्कुल भी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सच में पता चल रहा है कि ये कंट्री साइड से आई हुई लड़की है, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद अगले सीन में जब जियांग अपनी स्टडी कर रही होती है तो इतने में फिर सू उसके पास जाती है और वो उससे कहती है कि मुझे पता है कि तुम बहुत थक चुकी होगी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आई थी। जियांग कहती है कि सॉरी लेकिन मैं ये नहीं पीना चाहती। वो कहती है कि नहीं तुम्हें किसी भी हालत में ये पीनी ही पड़ेगी और फिर उसके बाद वो उसके सारे नोट्स के ऊपर वही कॉफी गिरा देती है। ये सब कुछ देखने के बाद जियांग को बहुत ही गुस्सा आता है और वो उसका हाथ मोड़ देती है। तो फिर सू बहुत ही जोर जोर से चीखने लग जाती है कि इतने में मॉम वहाँ पर आ जाती है और वो कहती है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। तभी सू मॉम के पास चली जाती है और वो कहती
कहती है कि आप देख रही हैं ना कि ये सब कुछ क्या किए जा रही है। तो मॉम कहती है कि बस बहुत हो गया, मैं ये सब कुछ मज़ीद बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं करूँगी। मेरे यहाँ फैमिली के अंदर बहुत सारे रूल्स हैं और तुमने मुझे मॉम बोला है तो तुम्हें उन रूल्स को फॉलो करना ही पड़ेगा। तभी जियांग कहती है कि ठीक है, मैं यहाँ पर वैसे भी मिस्टर फैंग के लिए आई थी तो मैं उसी के ही रूम में जाकर रहूंगी। इस तरह से मिस्टर फैंग का ख्याल भी बहुत ही आसानी से रखा जाएगा और आप देख सकती हैं कि मैं उसकी बहुत ही अच्छी केयर करूंगी, मैं आपसे ये प्रॉमिस करती हूँ। तभी मॉम कहती है कि ठीक है, लेकिन सू को ये सब कुछ सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सू कहती है कि मॉम आप ये कैसे कर सकती है, मैं अपने ब्रदर के करीब किसी और लड़की को नहीं आने दे सकती। तो मॉम कहती है कि तुम इस बात को याद रखो कि वो वाइफ है उसकी और वो उसके पास आ सकती है, बस तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैंने जिस तरह से सोचा है ना उसी तरह से ही सब कुछ होगा। और तुम ख्याल करना, एक गैदरिंग होने वाली है और वहाँ पर तुमने बहुत ही अच्छे से ड्रेसिंग करनी है जियांग। फिर उसके बाद अगले सीन में जब गेस्ट आए हुए होते हैं और जियांग उनके साथ बैठकर बातें कर ही रही होती है, तभी क्याओ सू से कहती है कि मैं तुम्हें ये रिपोर्ट कार्ड देती हूँ, ये रिपोर्ट कार्ड जियांग की है, तुम वहाँ पर जाकर सबको बताओ कि उसके कितने लो मार्क्स आए हैं इसके अंदर। तो देखना उसके बाद उसकी रेपुटेशन जरूर रियून हो जाएगी और हो सकता है कि ग्रैंडमा उसको घर से बाहर निकाल दें। फिर वो उन सारे गेस्ट के पास जाकर उनसे कहती है कि आप लोग देख सकते हैं कि इसके अंदर जियांग के सिर्फ 320 मार्क्स हैं। तो वो लोग कहते हैं कि ये मार्क्स तो बहुत ही ज्यादा कम है। तभी जियांग कहती है कि ये मेरा मैथ्स का कंपटीशन था और उसके टोटल मार्क्स 350 होते हैं, उसके अंदर से मेरे 320 मार्क्स आए हैं, तो ये बिल्कुल भी कम नहीं है। तो ये सब कुछ सुनने के बाद वो लोग काफी इंप्रेस होते हैं जियांग से और फिर वो उनको कहती है कि मेरे ये मार्क्स बहुत ही ज्यादा पुराने हैं, अब तो मैंने बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव कर लिया है, लेकिन उस टाइम के मार्क्स भी मेरे बहुत ही ज्यादा अच्छे थे। अगर आप लोग मेरी कोई भी रिपोर्ट कार्ड देख सकते हैं तो आप लोग देख लें, उसमें आप लोगों को यही सब कुछ मिलेगा। तभी सू कहती है कि ये सब कुछ ना ये मजाक कर रही है, इसने यहाँ पर फेक मार्क्स लगाए हुए हैं और ये सबको बेवकूफ बना रही है। तभी फिर जियांग कहती है कि अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद वो अपने मोबाइल के ऊपर मार्क्स मॉम को दिखाती है और वो कहती है कि आप यहाँ पर भी मेरे मार्क्स चेक कर सकती हैं। तो मॉम फिर उन मार्क्स को देखने के बाद कहती है कि हाँ, ये बहुत ही अच्छी लड़की है और हो सकता है कि ये मेरी फैमिली को बहुत ही अच्छे से संभाल सके, जिस तरह की लड़की फैंग को चाहिए थी। हो सकता है कि ये उसी तरह की लड़की हो जो कि अपने हाउस को मैनेज करने के साथ साथ अपनी स्टडीज को भी कंटिन्यू किए हुए है। तो मुझे लगता है कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकती है। फिर उसके बाद मॉम सबको कहती है कि हाँ, जियांग बहुत ही अच्छी लड़की है और पढ़ाई में वो बहुत ज्यादा अच्छी है। तो ये सब कुछ सुनने के बाद सू गुस्से से वहाँ से चली जाती है। फिर उसके बाद क्या उससे कहती है कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो। तो वो कहती है कि तुमने मेरा हर किसी के सामने तमाशा बना दिया है, मैं तुमसे बिल्कुल भी बात नहीं करूंगी। तो क्या कहती है कि देखो, ये बात मैं भी नहीं जानती थी कि उसकी कौन सी रिपोर्ट कार्ड है, लेकिन तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, हमारे पास एक और भी प्लान है। हम एक काम करते हैं कि ग्रैंडमा को जाकर कहते हैं कि जियांग बिल्कुल भी अच्छे से ख्याल नहीं रख रही फैंग का, और फिर हो सकता है कि ग्रैंडमा ये सब कुछ देखने के बाद उसको घर से बाहर निकाल दें। फिर उसके बाद वो दोनों ग्रैंडमा के पास जाती हैं और ग्रैंडमा से कहती हैं कि आपको पता है कि जियांग अपनी पढ़ाई में इतना बिजी होती है कि वो मिस्टर फैंग को देख ही नहीं पा रही, और मिस्टर वैंग की रिकवरी को इतना छोटा मसला तो नहीं है ना कि उसको इस तरह से नजरअंदाज कर दिया जाए। तो ये सब कुछ सुनने के बाद ग्रैंडमा कहती हैं कि बहुत अच्छा कह रही हो तुम, मुझे अभी के अभी जाकर जियांग से इस बारे में बात करनी ही पड़ेगी। और दूसरी तरफ जियांग फैंग के साथ होती है कि इतने में वहाँ पर ग्रैंडमा और वो दोनों भी पहुंच जाती हैं। तो वो कहती हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो जियांग कहती है कि मैंने सोचा कि मैं मिस्टर फैंग को कुछ हिस्ट्री की बातें बताती हूँ, हो सकता है कि ये सब कुछ उनके माइंड में बैठ रहा हो क्योंकि वो कोमा में है, वो मरा नहीं है। तभी फिर क्या कहती है कि तुम एक काम करो कि अपनी इस स्टडी को ना यहीं पर ही खत्म कर दो, जैसे ही हमारे भाई की तबीयत ज्यादा बेहतर हो जाएगी तो तुम उसके बाद अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर लेना। तो ये सब कुछ सुनने के बाद जियांग को बहुत ही गुस्सा आता है और वो फिर सबसे पहले सू को थप्पड़ मार देती है। फिर उसके बाद क्या कहती है कि तुमने उसको क्यों मारा है। तभी वो क्या को भी एक थप्पड़ मार देती है। ग्रैंडमा कहती है कि तुम ये क्या किए जा रही हो, वो सही बोल रही थी, तुम्हें सबसे पहले मिस्टर फैंग का ख्याल रखना होगा और जब वो ठीक हो जाएगा तो उसके बाद तुम अपनी स्टडीज को कंटिन्यू कर सकती हो, लेकिन तब तक तुम स्टडी नहीं करोगी। ये बात सू ने बिल्कुल ठीक बोली है और अब मैं मजीद ये बात बिल्कुल भी नहीं देख सकती कि तुम मिस्टर फैंग को इग्नोर करती जाओ और उनका ख्याल बिल्कुल भी ना रखो। ये सब कुछ कहने के बाद ग्रैंडमा वहाँ से चली जाती हैं। फिर उसके बाद सू उसकी बुक को गिरा देती है और वो कहती है कि तुम अब इसको खुद उठाओगी। तभी दोबारा से जियांग उसको एक थप्पड़ मार देती है। तभी क्या फौरन से सू को वहाँ से लेकर भाग जाती है। फिर उसके बाद जब जियांग स्टडी रूम में जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पर एक प्रेगनेंसी रिपोर्ट रखी हुई थी और वो किसी और की नहीं बल्कि सू की होती है। ये सब कुछ देखकर वो काफी हैरान होती है। तभी वो मॉम के पास जाती है। मॉम कहती है कि ये सब कुछ क्या है। तभी सू उसको अपने पीछे छुपा लेती है और वो कहती है कि तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था जियांग, तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो मेरे साथ। तभी जियांग वो फोटो मॉम को दिखाती है और वो कहती है कि वो रिपोर्ट ये सब कुछ थी। मॉम उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और वो कहती है कि मुझे ये बताओ कि किसका बच्चा है ये। तो वो कहती है कि मैं ये बात बिल्कुल भी नहीं जानती। तो ये सब कुछ सुनने के बाद मॉम को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो उसको थप्पड़ मारने ही वाली होती है कि जियांग उनको रोक देती है। मॉम कहती है कि तुम मुझे ये बता दो कि तुम क्या चाहती हो। तो जियांग कहती है कि ज्यादा कुछ भी नहीं, बस मेरी हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन करवा दें आप, इसके अलावा मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। तो मॉम फौरन से लॉर्ड को कॉल करके कहती है कि कल तक मेरा काम पूरा कर देना। फिर उसके बाद जियांग कहती है कि आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें, आप लोगों को जिस
जिस तरह से मेरा काम कर देंगे, मैं उसी तरह से के सारे एविडेंस डिलीट कर दूंगी। उसके बाद फैंग फैमिली की रेपुटेशन रुइन नहीं हो पाएगी। फिर उसके बाद अगले दिन जब जियांग अपनी ग्रैंडमा से मिलने के लिए जा रही होती है, तभी उसको उसकी हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन की कॉपी मिल जाती है और ये सब कुछ देखने के बाद वो बहुत ही एक्साइटेड होती है। वो फौरन से ग्रैंडमा के पास जाकर उनको ये सब कुछ दिखाती है और ग्रैंडमा कहती है कि देखो कितने टाइम से ये सारा काम नहीं हो पा रहा था, लेकिन इस फैमिली में आने के बाद कितना जल्दी तुम्हारे ये काम हो गया। मैं तुम्हें देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। तभी जियांग कहती है कि अब आपका इलाज बहुत ही अच्छी जगह पर हो सकता है। और इधर हम लोग सू और क्याओ को देखते हैं। क्याओ कहती है कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाह रही थी। सू कहती है कि मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, मैं मॉम बनने वाली हूँ। ये सब कुछ सुनने के बाद क्याओ काफी हैरान होती है। तो सू कहती है कि प्लीज तुम ये सारी बातें ग्रैंडमा को बिल्कुल भी मत बताना। तो वो कहती है कि तुम मुझे ये बताओ कि इस सब के बारे में जियांग को पता है। तो सू कहती है कि हाँ, जियांग ने मेरी मॉम को ये सब कुछ बता दिया और मॉम बहुत ही गुस्सा हो रही थी मेरे ऊपर। तो क्याओ कहती है कि ठीक है, चलो फिर हम लोग एक काम करते हैं कि हम लोग एक न्यू मेथड को ट्राई करते हैं जियांग को सबक सिखाने के लिए। फिर उसके बाद वो दोनों उसके रूम के अंदर आती हैं और वहाँ पर वो लोग उसके पेपर्स को चेक कर रही होती हैं ताकि वो उसके आंसर्स को रॉन्ग कर सकें और उसके बाद वो जाकर अपनी मॉम और ग्रैंडमा को ये बात बता सकें कि ये लड़की बिल्कुल भी स्टडी नहीं कर रही है और इसके आंसर कितने ज्यादा रॉन्ग हैं। कि इतने में वहाँ पर जियांग पहुंच जाती है और जियांग उनसे कहती है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे। तो वो दोनों कहती हैं कि नहीं, हम लोग तो बस यहाँ पर ओल्ड ब्रदर को देखने के लिए आए थे। फिर उसके बाद वो दोनों फौरन वहाँ से भाग जाती हैं। तभी उनके जाने के बाद जियांग मिस्टर फैंग से कहती है कि तुम जानते हो ना, ये लोग अब कोई न्यू मेथड ट्राई कर रहे हैं ताकि ये लोग मुझे इस फैमिली से बाहर निकलवा सकें और तुम यहाँ पर पता नहीं क्यों सो रहे हो। लेकिन देखो, जब तुम उठोगे तो तुम्हें ये बात पता ही नहीं होगी कि मैं यहाँ पर कितने टाइम तक रही हूँ और मैंने कितनी प्रॉब्लम्स फेस की हैं यहाँ पर। तभी वो देखती है कि उसकी फिंगर मूव करती है और ये सब कुछ देखकर वो काफी हैरान होती है। फिर उसके बाद वो मिस्टर फैंग को हिलाकर चेक करती है और कहती है कि हो सकता है कि ये सब कुछ मुझे ऐसे ही लग रहा हो या फिर मेरा वहम हो ये सब कुछ। और फिर वो मिस्टर फैंग से कहती है कि तुम एक काम करना कि मेरे एंट्रेंस एग्जाम के होने तक तुम बिल्कुल भी मत जागना, बल्कि तुम सोते ही रहना और तुम रेस्ट करना जब तक मेरा एंट्रेंस एग्जाम पूरा नहीं हो जाता, ताकि मुझे अपनी स्टडी के लिए अच्छे से टाइम मिल सके। और फिर उसके बाद वो डॉक्टर को कॉल करने लगती है और फिर थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर डॉक्टर पहुंच जाते हैं। वो सबसे पहले रिपोर्ट्स को चेक करते हैं और उसके बाद मिस्टर फैंग का चेकअप करने के बाद वो कहते हैं कि ये काफी जल्दी रिकवर कर जाएंगे, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि ये बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। अभी तो इनकी मसल्स रिकवर करना शुरू हुई हैं। तो ये सब कुछ सुनने के बाद जियांग बहुत ही खुश हो जाती है। तभी मॉम फिर जियांग के साथ बाहर आती हैं और वो जियांग से कहती हैं कि देखो, तुम्हें साथ जाना होगा। मैंने सू के लिए अपॉइंटमेंट बुक करवा ली है, बहुत ही जल्द उसका अबॉर्शन होने वाला है और तुम उसके साथ जाओगी सर्जरीज के अंदर। तो जियांग कहती है कि मैं क्यों उसके साथ जाऊंगी, आपके रूल्स के अंदर तो ये बात बिल्कुल भी नहीं लिखी थी। तभी मॉम कहती है कि मैं जानती हूँ, लेकिन ये सब कुछ हमारी फैमिली के रेपुटेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है और तुम्हारे पास सिर्फ एक ही चांस है अपने और उसके दरमियान के रिलेशन को बेहतर करने के लिए, तो इसीलिए तुम्हें उसके साथ जाना ही पड़ेगा। जियांग कहती है कि देखें, अगर मैं उसके साथ चली गई ना तो मेरा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, मैं उसके साथ नहीं जाना चाहती। तो मॉम कहती है कि देखो, अगर तुम उसके साथ चली गई ना तो उसके बाद वो तुम्हें कभी भी तंग नहीं करेगी जबकि तुम स्टडी कर रही होगी। ये सब कुछ सुनने के बाद जियांग बहुत ही खुश हो जाती है और वो मॉम को ओके कर देती है। फिर उसके बाद मॉम वहाँ पर सू को बुलाती है। सू कहती है कि मैं इसके साथ कभी भी नहीं जाऊंगी, मैं इसके अलावा क्याओ के साथ चली जाती हूँ। तो मॉम कहती है कि क्या तुम इस बारे में क्याओ को बता चुकी हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है क्या? तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें कुछ समझ में आता भी है या फिर नहीं। ये हमारी फैमिली का मैटर है और तुमने उसको क्यों बता दिया हर चीज। तो सू कहती है कि मॉम, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मैं उसको कैसे ना बताती। तो मॉम कहती है कि अब जो कुछ भी हो जाए तुम जियांग के साथ ही जाओगी। फिर उसके बाद वो उसके साथ कार में आकर बैठ जाती है और वो बहुत ही गुस्से में होती है। फिर उसके बाद वो क्याओ को कुछ मैसेजेस करने लग जाती है और अगले सीन में जब वो दोनों हॉस्पिटल पहुंच जाती हैं तभी क्याओ कहती है कि देखो, मेरा एक काम कर दो, मुझे ना अंदर जाने से बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। तो तुम एक काम करो कि तुम मेरे साथ अंदर चलो, लेकिन तुम पहले चलोगी और मैं तुम्हारे बाद चलूंगी। और ये सारी फोटोज पीछे से क्याओ बना रही होती है और सू इस तरह से अपने प्लान में कामयाब हो जाती है। और फिर घर आने के बाद क्याओ उसको बताती है कि ये सब कुछ मैंने पोस्ट कर दिया है और इसके ऊपर सब लोग यही कमेंट कर रहे हैं कि वो तो कितनी ज्यादा अच्छी लड़की है, लेकिन वो सब ये सब कुछ कर रही है, मैं ये बात सोच भी नहीं सकती थी। तो ये सब कुछ सुनने के बाद सू काफी एक्साइटेड हो जाती है और वो कहती है कि वाह, अब तो उसकी रेपुटेशन रियून होकर ही रहेगी। अब मैं देखती हूँ कि जियांग किस तरह से अपनी रेपुटेशन को ठीक करती है। और फिर दूसरी तरफ जब जियांग अपनी स्टडी कर रही होती है तो उसके पास उसकी फ्रेंड की कॉल आती है और वो उसको कहती है कि तुम देखो कि स्कूल के ग्रुप के ऊपर तुम्हारे बारे में किस तरह की र्यूमर्स फैलाई जा रही हैं। तो ये सब कुछ सुनने के बाद जियांग काफी हैरान होती है। फिर उसके बाद जैसे ही वो उस पोस्ट को चेक करती है तो उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। देन वो फौरन से मॉम के पास जाती है और वो कहती है कि आप देख सकती हैं, मैं नहीं जाना चाहती थी
थी सू के साथ, लेकिन आपने मुझे भेजा और अब आप देख लें कि किस तरह की र्यूमर्स फैल रही हैं मेरे बारे में। मॉम, इससे मेरी स्टडीज बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। तभी मॉम कहती हैं कि कोई बात नहीं, मैं इस हर चीज़ के बारे में पता लगवा कर ही रहूँगी। फिर उसके बाद वो वहाँ पर हाउसकीपर को बुलाती हैं और कहती हैं कि इस हर चीज़ के बारे में जल्दी पता करवाओ। और फिर इतने में सू अपने सारे के सारे रिकॉर्ड्स को डिलीट कर देती है। थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर हाउसकीपर आकर कहता है कि ये एक एनोनिमस पोस्ट है जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, लेकिन ये आईडी डिलीट हो चुकी है, तो इसीलिए हम एक्यूरेट डाटा नहीं निकाल पाएंगे। तो ये सब कुछ सुनने के बाद मॉम को बहुत ही गुस्सा आता है। फिर उसके बाद वो क्या और सू को वहाँ से भेज देती हैं और वो जियांग से कहती हैं कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं इस हर चीज़ को बिल्कुल ठीक कर दूंगी। तो ये सब कुछ सुनने के बाद जियांग कहती है कि मुझे इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं चाहिए। अगर मॉम कह रही हैं कि वो हर चीज़ को ठीक कर देंगी और ये र्यूमर्स खत्म हो जाएंगे, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। मैं अपनी स्टडी लाइफ के अंदर इन सारे र्यूमर्स को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, तो इसीलिए मुझे इस सब से बिल्कुल ही दूर रहना पड़ेगा। फिर उसके बाद अगले सीन में वो मिस्टर फैंग को मसाज करके दे रही होती है और साथ वो उससे कहती है कि तुम जानते हो कि आज उन दोनों ने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। अब उन लोगों ने मुझसे बदला निकालने के लिए एक नया तरीका इस्तेमाल कर लिया है कि वो लोग मेरे बारे में र्यूमर्स फैला रहे हैं और हर किसी को ये लग रहा है कि मेरा सच में अबॉर्शन हुआ हो। लेकिन तुम जानते हो कि मुझे भी ये सब कुछ बर्दाश्त करना ही पड़ेगा जब तक कि मेरा एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं हो जाता तब तक। लेकिन उसके बाद तुम देखना कि मैं इनके साथ करती क्या हूँ। और फिर तभी मिस्टर फैंग दोबारा से मूव करने लगता है। ये सब कुछ देखकर वो काफी हैरान होती है और वो कहती है कि क्या इसका मतलब है कि तुम बिल्कुल ठीक हो, तो तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे। फिर उसके बाद वो कहती है कि सॉरी, मैं तुम्हारे साथ टाइम वेस्ट भी नहीं कर सकती। वैसे भी कल मेरा एक मॉक एग्जाम है और मुझे उसकी बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन करनी है ताकि मैं अपने एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छे से तैयारी कर पाऊँ। और दूसरी तरफ सू और क्या ये प्लान कर रही होती है कि अब किस तरह से वो जियांग को स्टडी करने से रोक सकती है। फिर उसके बाद उन दोनों के माइंड में एक आइडिया आता है। तभी सू कहती है कि मैं उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती क्योंकि मुझे मॉम ने ये सब कुछ करने से मना किया है। तो क्या कहती है कि कोई बात नहीं, मॉम ने तुम्हें मना किया है ना, मुझे तो मना नहीं किया, लेकिन मैं ये सब कुछ जरूर करूंगी। फिर उसके बाद वो लोग एक मेडिसिन लेकर एक लेडी के पास जाते हैं और वो उससे कहते हैं कि तुम ये सब कुछ जियांग को देने जा रही हो ना, तो हम लोग तुम्हें 100,000 देंगे अगर तुमने इस मेडिसिन को इस पानी के अंदर मिला दिया और ये तुम देखती रहना कि जियांग पी ले, उसके बाद ही तुम वहां से वापस आना। और ये सब कुछ जियांग देख भी रही होती है और वो ये सब कुछ रिकॉर्ड भी कर चुकी होती है। फिर उसके बाद जैसे ही वो अपने रूम में जाती है तो मेड उसके पास आ जाती है और वो उसको वार्म वाटर देती है। वो वाटर पीने लगती है और मेड ये सब कुछ देखने के बाद वहां से चली जाती है और मेड बाहर जाकर उन दोनों से कहती है कि वो ये सब कुछ पी चुकी है। फिर वो दोनों बहुत ही खुश हो रही होती हैं और इधर जियांग हर एक चीज के सैंपल को अपने पास रख रही होती है और वो कहती है कि अब तो मेरे पास बहुत सारे एविडेंसेस जमा हो चुके हैं, अब मैं इन लोगों को देखती हूँ कि ये लोग मुझे किस तरह से नुकसान पहुंचाते हैं। फिर उसके बाद जब वो दोनों लेट नाइट को उस रूम के अंदर चेक करने के लिए आती हैं तो वो डोर लॉक होता है। तभी सू कहती है कि लगता है कि वो मेडिसिन ने अपना असर किया ही नहीं है, या भी ये भी हो सकता है कि वो एक्सपायर हो चुकी हो, हमें अब इसके अलावा कोई और तरीका ढूंढना होगा। फिर उसके बाद वो लोग नेक्स्ट प्लान बनाने लगती हैं और अंदर हम लोग जियांग और मिस्टर फैंग को देखते हैं। जियांग कहती है कि तुम जानते हो ना कि वो लोग चाहती हैं कि मैं किसी तरह से भी स्टडी ना करूं, इसलिए पहले उन्होंने मेरे सारे नोट्स छुपाने की कोशिश की और अब वो लोग मुझे ड्रग्स देना चाहती हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो लोग ये सब कुछ मेरे साथ कर ही क्यों रही हैं। लेकिन कोई बात नहीं, तुम बस इतना याद रखना कि मैं ये मॉक एग्जाम जरूर क्लियर करके आऊंगी और उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम भी। तभी वो अपने दिल में कहता है कि मैं भी यही सब कुछ चाहता हूँ। तुम जानती हो कि यहाँ पर बहुत सारी लड़कियां आई लेकिन कोई भी मेरे दिल के अंदर अपनी जगह नहीं बना पाया, लेकिन तुम वो लड़की हो जिसकी बातें मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही हैं और अब मुझे डर लग रहा है कि कहीं मैं तुम्हें लाइक करने ना लग जाऊं। फिर उसके बाद वो अपनी आंखें खोल देता और अगले सीन में जब जियांग अपना सारा सामान लेकर वहां से मॉक एग्जाम के लिए निकल जाती है तो तभी सू और क्याओ चुपके से उसके रूम के अंदर जाती हैं और ये सब कुछ मिस्टर फैंग भी नोट कर रहा होता। फिर उसके बाद क्याओ उसके पास जाती है और वो उस पेपर को जलाने ही वाली होती है कि तभी मिस्टर फैंग उसका हाथ रोक लेता है और वो कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुमने आज कोई मॉक एग्जाम नहीं देने जाना था, तुम तो मेरी सिस्टर की बेस्ट फ्रेंड हो ना। तो वो कहती है कि हाँ, मैं तुम्हारी सिस्टर की बेस्ट फ्रेंड हूँ, लेकिन हम लोग तो यूनिवर्सिटी में प्रमोट हो चुके हैं, हम लोगों को तो कोई मॉक एग्जाम नहीं देना, बल्कि जिसने मॉक एग्जाम देना है ना वो मेरी बड़ी बहन है, वो वहाँ पर गई है मॉक एग्जाम देने के लिए, उसके अलावा हमें से कोई भी एग्जाम नहीं दे रहा और मुझे तो नहीं लगता कि वो पास भी हो पाएगी। तभी वो कहता है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि देखो, यहाँ पर मैं तुम्हारा ना ख्याल रखने के लिए आई हुई थी क्योंकि मेरी सिस्टर के पास तो इतना भी टाइम नहीं है कि वो तुम्हारा ख्याल रख सके। फिर उसके बाद वो वहाँ से बाहर निकल आती है। बाहर आने के बाद सू से कहती है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुमने वो सारी चीजें जला दी है ना, अब तो हम लोग उससे बदला ले पाएंगे। तो वो कहती है कि नहीं, मैं कुछ भी नहीं जला पाई, लेकिन तुम्हें
पता है कि मिस्टर फैंग को होश आ गया है। तो ये सब कुछ सुनने के बाद सू भी काफ़ी हैरान होती है और वो कहती है कि अब हम लोग क्या करेंगे? तभी क्याओ कहती है कि हमें कुछ ना कुछ करके तो मिस्टर फैंग को अपनी साइड पर करना पड़ेगा। तो सू कहती है कि बस अब बहुत हो गया, अब मैं ये चाहती हूँ कि तुम मेरी सिस्टर इन लॉ बन जाओ और जियांग यहाँ से बहुत ही दूर चली जाए। प्लीज़ कुछ भी करो लेकिन इस तरह कर दो। तो क्याओ कहती है कि ठीक है, हम लोगों को इसके लिए कोई ना कोई प्लानिंग करनी ही पड़ेगी। और फिर अगले सीन में डॉक्टर दोबारा से मिस्टर फैंग का चेकअप करने के लिए आया हुआ होता है और तभी वो कहता है कि अब ये बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, लेकिन आप लोगों ने अब कोशिश करनी है कि इनको आप लोगों ने चलना सिखाना है। फिर उसके बाद ये सब कुछ सुनकर वहाँ पर सब लोग बहुत ही एक्साइटेड हो रहे होते हैं और तभी सू कहती है कि तुम जानते हो ना कि यहाँ पर सबसे ज्यादा ख्याल तुम्हारा क्याओ ने रखा है, कितनी ज्यादा अच्छी है वो तुम्हारे साथ। तो वो कहता है कि अच्छा, इसने मेरा ख्याल रखा था? तो ग्रैंडमा कहती है कि हाँ, इसी ने तुम्हारा ख्याल रखा। फिर उसके बाद अगले सीन में जब वो तीनों बाहर जाकर बैठती हैं तो तभी वो कहती है कि ग्रैंडमा, हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा और हमें जल्दी ही जियांग को यहाँ से बाहर निकालना होगा ताकि फ्रैंक कभी भी जियांग से ना मिल पाए। फिर थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर जियांग भी आ जाती है। तभी ग्रैंडमा उससे कहती है कि तुम जो कुछ चाहोगी मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, बस मैं ये चाहती हूँ कि तुम फ्रैंक की लाइफ से दूर हो जाओ। तो ये सब कुछ सुनने के बाद वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और उसके बाद जैसे ही वो अपने रूम के अंदर जाती है वो देखती है कि फ्रैंक चल रहा होता है, लेकिन उसको देखकर वो गिरने ही वाला था कि वो उसको क्लोज जाकर उसको पकड़ने लगती है और तभी फ्रैंक उसको हग कर लेता है। फिर उसके बाद वो फ्रैंक को लाकर सोफे पर बिठाती है और वो उससे कहती है कि तुम इस डाइवोर्स एग्रीमेंट पर ना साइन कर दो, क्योंकि मुझे तुम्हारी फैमिली से और कुछ भी नहीं चाहिए और अब मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। वो कहता है कि देखो, इतने जल्दी मैं इसके ऊपर साइन बिल्कुल भी नहीं कर सकता, अब मैं भी तुम में इंटरेस्टेड हूँ और तुम्हें यहाँ पर टाइम गुजारना ही पड़ेगा। मैं अब जागा हूँ और मैं तुम्हें इस तरह से जाने नहीं दे सकता हूँ, इसीलिए अब दोबारा तुम मुझे छोड़कर जाने की बात बिल्कुल भी नहीं करोगी। तभी जियांग अपने दिल में कहती है कि सू और क्याओ के होते हुए तो ये सब कुछ करने का मेरा भी दिल नहीं कर रहा है। फिर अगले सीन में मॉम और डैड को दिखाया जाता है। मॉम कहती है कि सू फैमिली वैसे भी बैंकरप्ट होने वाली है, हम लोग अब क्या कर सकते हैं, हम लोगों को फैंग फैमिली के पास जाना चाहिए। तो डैड कहते हैं कि देखो, वैसे भी हम लोगों ने अपनी एल्डेस्ट डॉटर उस फैमिली में दी हुई है, तो उस फैमिली को इस बात पर हमारा एहसानमंद होना चाहिए और हम लोग को वहाँ पर जरूर जाना चाहिए, हमें उनसे मदद लेनी चाहिए। तो फिर ठीक है, हम लोग वहाँ पर जरूर जाएंगे और उनसे मदद के लिए बोलेंगे। फिर उसके बाद अगले सीन में फैंग जब अपने रूम में जाता है तो वो देखता है कि जियांग अपना सारा सामान पैक कर चुकी होती है। वो उससे कहता है कि तुम किधर जा रही हो? जियांग कहती है कि मुझे एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी है और यहाँ पर तो रहते हुए वो सब कुछ बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए मुझे स्कूल के हॉस्टल में जाना होगा। फिर उसके बाद वो जाने लगती है। तभी जाने से पहले वो कहती है कि मेरा मेरे मॉम और डैड के साथ कोई भी रिश्ता नहीं है, तो इसीलिए अगर वो लोग तुम्हारे पास आए और उन्होंने तुमसे किसी भी बारे में कोई डिमांड की तो तुम उनकी डिमांड पूरी मत करना, क्योंकि मेरा उनके साथ कोई रिलेशन नहीं है। ये सब कुछ कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। तभी मिस्टर फैंग उसको पीछे मुड़कर देखता है और वो कहता है कि ये सबसे ज्यादा यूनिक लड़की है। फिर उसके बाद जैसे ही वो अपने हॉस्टल में जाती है, वहाँ पर एक लड़की उससे कहती है कि रिजल्ट आउट हो चुका है और तुम्हारा रिजल्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा आया है। तो ये सब कुछ देखने के बाद जियांग बहुत ही एक्साइटेड हो रही होती है और अब वो बहुत ही खुश होती है। उसको लग रहा होता है कि उसका एंट्रेंस एग्जाम भी बहुत अच्छा होगा। तभी वहाँ पर एक लेडी आकर उनको कहती है कि तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे मिलना चाहते हैं। फिर उसके बाद जियांग मॉम और डैड से मिलने के लिए जाती है और वो उनसे कहती है कि आप लोग तो सारे रिलेशंस खत्म कर चुके थे ना मेरे साथ, फिर आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तभी मॉम कहती है कि देखो, तुम हमारी बेटी हो और हमेशा रहोगी। फिर उसके बाद तुम्हारी शादी इतनी अमीर फैमिली में हो चुकी है, उसके बाद भी तुम इस तरह की बातें कर रही हो, ये सब कुछ तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी सूट नहीं करता। तो फिर तभी जियांग कहती है कि मॉम और डैड प्लीज, बस बहुत हो गया, मेरा आप लोगों के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है और ना ही मैं आप लोगों के साथ कोई बात करना चाहती हूँ। फिर उसके बाद वो वहाँ से बाहर निकल जाती है और घर आने के बाद फिर मॉम और डैड सोच रहे होते हैं कि अब उनको क्या करना चाहिए। तभी क्या उनको बताती है कि आप लोगों को पता है कि मिस्टर फैंग को होश आ गया है। तो फिर ये सब कुछ सुनने के बाद डैड और मॉम कहते हैं कि हमें तो फिर वहाँ पर जरूर जाना चाहिए, चलते हैं और मिस्टर फैंग से इस बारे में बात करते हैं, हो सकता है कि वो हम लोगों को पैसे देने के लिए मान जाएं। फिर उसके बाद अगले सीन में जब वो सब लोग फैंग फैमिली गए होते हैं, तभी डैड कहते हैं कि हम लोग ये चाह रहे थे कि आपके बैंक वालों के साथ बहुत ही अच्छे रिलेशंस हैं, तो क्या आप हमें वहाँ से कुछ लोन लेकर दे सकते हैं? तो फैंग कहता है कि देखें, यहाँ पर मुझे कितना टाइम हो चुका है कि मैंने उनके साथ दोबारा कोई भी बात नहीं की है, तो हो सकता है कि हम लोग के रिलेशंस फेड आउट हो चुके हों, मुझे उन सबको दोबारा से कायम करना पड़ेगा। डैड कहते हैं कि कोई बात नहीं, फिर आप फैंग फैमिली से कहें कि वो हमें कुछ पैसे दे दें। तभी वो कहता है कि देखिए, मेरा कब से अपने ग्रुप के अंदर चक्कर भी नहीं लगा है, क्योंकि मैं बहुत बीमार था, तो इसीलिए मुझे नहीं पता कि अब वहाँ पर के हालात कैसे होंगे और वो लोग आप लोगों को कुछ दे भी पाएंगे या फिर नहीं। तो इस तरह से बात करना इतने सारे पैसों के लिए अच्छा तो नहीं लगता है ना। तो डैड कहते हैं कि हाँ, तुम ठीक बोल रहे हो। फिर उसके बाद जियांग वहाँ से चला जाता है और मॉम और डैड के वहाँ से चले जाने के बाद फिर फैंग सबसे पहले अपने असिस्टेंट को कॉल करती
करता है और वो कहता है कि पता लगाओ कि सू फैमिली की बैंक्रप्सी के पीछे किस चीज़ का हाथ है। एंड देन उसके बाद वो जियांग को कॉल मिलाता है। जियांग उससे कहती है कि क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना? तो वो कहता है कि हाँ, सब कुछ ठीक है, लेकिन तुमने जिस तरह से कहा था तुम्हारे पेरेंट्स मेरे पास आए थे और वो मुझसे पैसे माँग रहे थे। जियांग कहती है कि तुमने दे तो नहीं दिए ना उनको? तो वो कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, तुमने मना किया था तो मैंने कुछ भी नहीं दिया। तो जियांग कहती है कि अच्छा किया है तुमने, उसके अलावा कुछ देना भी नहीं। तभी वो कहते हैं कि लेकिन वो डाइवोर्स एग्रीमेंट लेकर जा चुके हैं और हो सकता है कि थोड़ी देर बाद कोई आ जाए और तुमसे उस डाइवोर्स एग्रीमेंट पर साइन करवा ले। तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, वो सब कुछ मैं मैनेज कर लूंगी। तभी वो कॉल कट कर देती है और थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर क्या वो डाइवोर्स एग्रीमेंट लेकर पहुंच जाती है। वो कहती है कि फौरन से इसके ऊपर साइन कर दो। जियांग कहती है मैं क्यों इसके ऊपर साइन करूंगी, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। तभी क्या कहती है कि बस अब बहुत हो गया है, तुम्हें फैंग को छोड़ना ही पड़ेगा। तो वो कहती है कि मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगी क्योंकि मैं बहुत ही रिच फैमिली की सिस्टर इन लॉ हूँ, तो इसलिए मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। अगर तुम मुझे 20 मिलियन दो तो मैं इस बारे में सोच भी सकती हूँ, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं होगा। फिर उसके बाद वो डाइवोर्स एग्रीमेंट को फाड़ कर उसके ऊपर फेंक देती है। तभी क्या उससे कहती है कि ठीक है, लेकिन तुम्हें इस सब का बदला चुकाना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद घर जाने के बाद वो मॉम और डैड को बताती है कि उसने डाइवोर्स एग्रीमेंट फाड़ दिया है, लेकिन वो चाह रही है कि उसको 20 मिलियन दिए जाएं। उसने कहा है कि फिर वो इनके ऊपर साइन जरूर कर देगी, अगर हम लोग इस घर को बेच दें तो हम उसको 20 मिलियन दे सकते हैं और हो सकता है कि वो डाइवोर्स एग्रीमेंट पर साइन कर दे। फिर उसके बाद फैंग को मुझसे ही शादी करनी पड़ेगी। और मॉम और डैड, आप लोग चाहते हैं ना कि उसके बाद तो हम लोग बहुत सारे पैसे फैंग से निकलवा सकते हैं, ये हम लोगों के लिए गोल्डन चांस है। आप लोग सोच लें कि आप लोगों को क्या करना है, ये घर बेचना है या फिर जियांग को वहीं पर ही छोड़ देना है जैसा वो कर रही है। फिर उसके बाद अगले सीन में जियांग टीचर से मिलने के लिए जाती है और टीचर उसे कहती है कि तुम्हारा काम बहुत ही ज्यादा अच्छा चल रहा है और तुम्हें पता है कि तुम एक आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट हो। तो ये सब कुछ सुनने के बाद वो काफी एक्साइटेड होती है और घर आने के बाद वो बहुत ही खुश हो रही होती है कि इतने में उसके पास किसी की कॉल आती है और दूसरी तरफ फिर फैंग को दिखाया जाता है जिसके पास वो आकर नील डाउन कर लेती है और वो उससे कहती है कि प्लीज तुम मुझे माफ कर देना, ये सब कुछ मेरी ही गलती है। तो फैंग कहता है कि तुम दफा हो जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है, मुझे तो यकीन भी नहीं आ रहा कि मेरी बहन ये सब कुछ कर सकती है। फिर उसके बाद वो रोकर वहाँ से चली जाती है और फिर फैंग सबसे पहले अपने असिस्टेंट को कॉल मिलाता है और वो उससे कहता है कि फौरन से पता लगवाओ कि ये सारी फोटोज किसने पोस्ट की हैं और ये सब कुछ कौन करवाता फिर रहा है। फिर उसके बाद वो जियांग को कॉल करता है और वो उससे कहता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, जो टॉपिक आजकल बहुत ही ट्रेंड पर चल रहा है, क्या तुम इसके बारे में कुछ जानती हो? तो वो कहती है कि हाँ, मैं सब कुछ जानती हूँ और मैं नहीं चाहती थी कि फैंग फैमिली की रेपुटेशन रुइन हो जाए, इसलिए मैंने इस बात के बारे में किसी से कुछ भी नहीं कहा। लेकिन पता नहीं ये कैसे इतनी ज्यादा वायरल हो चुकी है, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। फिर उससे बात खत्म करने के बाद फैंग के पास दोबारा से कॉल आती है और उसको पता चल चुका होता है कि असल में ये काम किसका है। वो कहता है कि ठीक है, सू फैमिली को जल्द से जल्द बैंकरप्ट कर दो। फिर उसके बाद अगले सीन में क्या हो, फौरन से जियांग के पास पहुंच जाती है और वो उससे कहती है कि मैंने 20 मिलियन का इंतजाम कर दिया है, अब तुम इसके ऊपर साइन कर दो। तो वो कहती है कि पहले मेरे अकाउंट में 20 मिलियन ट्रांसफर करो। तो फिर जैसे ही पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं तो वो उन डाइवोर्स एग्रीमेंट पर साइन कर देती है और ये सब कुछ देखने के बाद क्या काफी एक्साइटेड होती है। दूसरी तरफ मॉम और डैड काफी सैड होते हैं कि फिर इतने में क्या उनके पास पहुंच जाती है और वो उनसे कहती है कि आप लोगों को पता है कि वो मान चुकी है और उसने इनके ऊपर साइन भी कर दिया, आप लोग देख सकते हैं। तो ये सब कुछ देखने के बाद वो लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं। तो वो लोग कहते हैं कि हम लोगों को फौरन से फैंग फैमिली जाना चाहिए। दूसरी तरफ ग्रैंडमा फैंग को कह रही होती है कि तुम एक काम करो कि तुम उस लड़की को छोड़ दो, वो तुम्हारे बिल्कुल भी काबिल नहीं है, मैं तुम्हारी शादी कहीं और करवाऊंगी। तो फैंग कहता है कि नहीं, मैं उस लड़की को बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता और कहीं और शादी तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। फिर इतने में वहाँ पर क्या पहुंच जाती है और वो फैंग से कहती है कि देखो उसने डाइवोर्स एग्रीमेंट पर साइन कर दिया है। तो ये सब कुछ देखने के बाद फैंग उस एग्रीमेंट को फाड़ कर फेंक देता है और वो कहता है कि इन सब लोगों को यहाँ से बाहर निकाल दो, मैं इनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूँ। और फिर वहाँ से बाहर आने के बाद डैड की हालत बहुत ही खराब हो रही होती है क्योंकि उनको कंपनी से कॉल आई थी कि उनकी कंपनी बैंकरप्ट होने वाली है। तभी फिर फैंग हंसने लग जाती है। मॉम कहती है कि तुम्हें क्या हो चुका है, तुम क्यों इस तरह पागलों की तरह हंसे जा रही हो, तुम जानती हो ना कि कंपनी तो बैंकरप्ट हो चुकी है। तो वो कहती है कि आप लोग अपना इंतजाम कर ले, मैं तो यहाँ से जा रही हूँ, मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मेरे लिए एक अलग से अपार्टमेंट लेकर रखा हुआ है। ये सब कुछ सुनने के बाद मॉम और डैड को एक और बड़ा शौक लगता है। फिर उसके बाद अगले सीन में ग्रैंडमा की हालत बहुत ही खराब हो जाती है। तभी फैंग वहाँ पर आकर उनको उठाकर हॉस्पिटल में शिफ्ट करता है और फिर क्या कहती है कि देखो अब तो तुम्हें उस लड़की को छोड़ देना चाहिए, उसी की वजह से हो रहा है ये सब कुछ। तो वो कहता है कि देखो तुम इस तरह की बातें बिल्कुल भी मत करो, वरना ऐसा ना हो कि कहीं कुछ बहुत ही बुरा हो जाए। और मुझे पता है कि तुम ये बात जानती हो कि वो सब कुछ किसने वायरल किया है, तो इसलिए तुम मुझे जल्दी से बता दो। लेकिन तभी क्या उसको कुछ भी नहीं बता रही होती। तो वो जियांग को कॉल करता है और कहता है कि तुम मुझे ये बताओ कि सू के साथ सर्जरी के लिए तुम आई थी ना? तो वो कहती है कि हाँ, ये तो मैं आई थी। और फैंग फिर उसको ओके कर देता है। फिर उसके बाद वो अपनी सिस्टर से कहता है कि चुप करके अब मुझे बता दो कि सब कुछ किसने वायरल किया है, वरना ऐसा ना हो कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो जाए। तो वो कहती है कि ये सब कुछ क्या ने वायरल किया था। ये सब कुछ सुनने के बाद वो गुस्से से वहाँ से निकल जाता है और अगले सीन में वो फिर ग्रैंडमा के पास आता है। वो ग्रैंडमा से कहता है कि प्लीज आप प्रे करना, जियांग का एंट्रेंस एग्जाम है और मैं चाहता हूँ कि वो बहुत ही अच्छे नंबर से पास हो। और फिर अगले सीन में फैंग जियांग से मिल रहा होता है और वो उससे
उससे कहता है कि अच्छी बात है, अब तुम जल्दी से जाओ और जाकर बहुत ही अच्छे नंबर से पास हो ना। अभी वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि इधर हम लोग देखते हैं क्या के हाथ में नाइफ होती है और उसको बहुत ही जेलसी फील हो रही होती है और वो कहती है कि जियांग की लाइफ इतनी हैप्पी कैसे हो सकती है, अब मैं इसको देखती हूँ। फिर उसके बाद जैसे ही वो उसकी तरफ बढ़ने लगती है, फैंग ये सब कुछ पहले से ही देख चुका होता है और वो जियांग को प्रोटेक्ट कर लेता है। तभी इसका हाथ इंजर्ड हो जाता है। जियांग कहती है कि मैं तुम्हें इस तरह से छोड़कर नहीं जा सकती। फैंग कहता है कि तुम्हें जाना होगा, तुम्हारा एंट्रेंस एग्जाम है। फिर उसके बाद वो उसको जबरदस्ती कार में बिठाकर वहां से भेज देता है। फिर उसके बाद अगले सीन में सू क्याओ के पास जाती है और वो उससे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरे भाई को इंजर्ड किया है। तो वो कहती है कि ये सब कुछ गलती से हुआ है, मैं ये सब कुछ ना करती। देखो तुम मेरी बात को समझने की कोशिश करो, मैं सिर्फ जियांग के साथ ये सब कुछ करना चाहती थी, तुम्हारे भाई के साथ कुछ भी नहीं। फिर उसके बाद वो फौरन से उन गार्ड्स को बाहर निकालती है। तभी फिर फैंग कहती है कि तुम एक काम करो कि मेरे हाथ खोल दो और सू को पता ही नहीं चलता कि वो उसके साथ ट्रिक कर रही है। वो जैसे ही उसके हाथ खोलती है तभी क्या उसको धक्का देती है और वो चेयर पर जाकर गिरती है। फिर वो उससे कहती है कि मैंने सिर्फ तुम्हारा यूज किया था तुमसे बदला लेने के लिए और सिर्फ उस सीढ़ी पर चढ़ने के लिए कि मैं तुम्हारे भाई के क्लोज हो सकूं। अब तुम ही ये काम करोगी, तुम अपने भाई को ड्रग्स देकर मेरे रूम तक भेजोगी और तुमने ये काम जरूर करना है वरना तुम्हारी वीडियो वायरल हो जाएगी। और अगले सीन में एक पार्टी होती है फैंग फैमिली में और वहाँ पर जब जियांग तैयार होकर नीचे आती है तो फैंग उसको देखता ही रह जाता है और तभी सू क्याओ को देखती है। फिर उसके बाद वो एक ड्रिंक के अंदर ड्रग्स मिला देती है। फिर उसके बाद वो वही ड्रिंक जाकर जियांग को देती है और जियांग फैंग को ड्रिंक पिलाती है और फिर थोड़ी ही देर बाद फैंग ड्रग होने लगता है। तो वो कहता है कि क्या ये सब कुछ मुझे किसने दिया होगा। फिर थोड़ी ही देर बाद उसके सामने सू आ जाती है और सू उससे कहती है कि प्लीज तुम मुझे माफ कर देना, ये सब कुछ करने के लिए मुझे क्याओ ने बोला था और मैं मजबूर थी वरना वो मेरी वीडियो वायरल कर देती। तो वो कहता है कि ठीक है, बस तुम जियांग को जाकर ये कह दो कि वो मेरे लिए कोई एंटीडोट तैयार कर दे इस ड्रग से बाहर निकलने के लिए। एंड देन वो अपने रूम में चला जाता है। थोड़ी देर बाद जियांग उसके पास जाती है और वो लोग बहुत ही अच्छा टाइम साथ में स्पेंड करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद जब जियांग की आंख खुलती है तो वो उससे कहती है कि मैं लैब जाना चाहती हूँ, प्लीज तुम मुझे अपने साथ ले चलो। फिर वो दोनों लैब में जाते हैं। तो वो कहती है कि यहाँ पर मैं बहुत सारी मेडिसिन बनाऊंगी। फैंग कहता है कि ठीक है, अब हम लोगों को तुम्हारी ग्रैंडमा से मिलने के लिए जाना चाहिए, मुझे पता है कि वो ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होंगी। और अगले सीन में जब जियांग ग्रैंडमा से मिलने के लिए गई हुई होती है तो वो ग्रैंडमा को बता रही होती है कि मैं अपना एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करके आ चुकी हूँ और मुझे एडमिशन लेटर भी मिल चुका है, मैं आपको अपने साथ लेकर जाऊंगी उस यूनिवर्सिटी में और हर एक चीज मैं आपको दिखाऊंगी। इतने में डॉक्टर जियांग को बाहर बुलाते हैं और वो कहते हैं कि आप पेशेंट के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करें क्योंकि उनके पास इतना वक्त नहीं है, वो बहुत ही जल्द डेड होने वाली है। तो ये सब कुछ सुनने के बाद वो रोने लगती है। फिर उसके बाद वो फैंग को कॉल करके बुलाती है। फिर उसके बाद जब वो दोनों साथ में मिलकर अंदर जाते हैं और तभी फैंग ग्रैंडमा से बात करता है। वो कहता है कि आपको पता है कि ये बहुत ही अच्छी बच्ची है जिसने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। फिर उसके बाद जियांग कहती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। तो ग्रैंडमा कहती है कि तुम दोनों बहुत ही ज्यादा अच्छे हो, लेकिन फैंग बस मैं तुमसे इतना चाहती हूँ कि तुम मेरी इस बच्ची का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखना, ये बहुत ही ज्यादा अच्छी है और ये तुम्हारे साथ भी काफी अच्छी रहेगी। बस मेरी लाइफ की यही एक लास्ट विश थी कि मैं जियांग को हंसता हुआ अपने घर में देख सकूं और अब वो पूरी हो चुकी है। बस प्लीज तुम मेरी बेटी का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखना। फैंग तुम जियांग का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखना। तभी जियांग कहती है कि बस बहुत हो गया ग्रैंडमा, अब आप रोए तो नहीं इतना ज्यादा। लेकिन तभी ग्रैंडमा डेड हो जाती हैं और ये सब कुछ देखकर जियांग को बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था, वो बहुत ही ज्यादा रोती है। तभी फैंग उसको कंसोल करता है और नेक्स्ट सीन में फिर वो ग्रैंडमा की ग्रेव के पास बैठी हुई होती है और तभी सूज के पास जाती है। वो ग्रैंडमा के पास बुक रखने के बाद जियांग से कहती है कि प्लीज तुम मुझे माफ कर देना, मैं जानती थी कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया है, लेकिन प्लीज अब मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। तो इस सब के बाद क्या तुम मुझे माफ कर दोगी। तो जियांग कहती है कि हाँ मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। फिर उसके बाद फैंग कहता है कि जियांग बहुत ही ज्यादा अच्छी है, इसने तुम्हें माफ कर दिया है। वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि इतने में वहाँ पर मॉम और डैड भी आ जाते हैं। जियांग कहती है कि मैं आप लोगों से कोई बात नहीं करना चाहती। तभी डैड नील डाउन करके बैठ जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हें हमसे बात करनी ही पड़ेगी, हम तुमसे सॉरी करना चाह रहे थे। तुम जानती हो कि हमने तुम्हें छोड़कर अपनी दूसरी बेटी के ऊपर यकीन किया जो कि हमारी अडॉप्टेड डॉटर थी, लेकिन उसने ही हमें धोखा दिया, वो हमें छोड़कर जा चुकी है, हमारे पास कहीं पर भी कोई रहने की जगह नहीं है। फिर उसके बाद जियांग कहती है कि मॉम आपने मेरे साथ बहुत ही गलत किया है, आपने मुझे विलेज भेज दिया, वो तो शुक्र है कि ग्रैंडमा ने मुझे वहाँ पर ढूंढ लिया था, वरना पता नहीं मैं वहाँ पर कैसे रह रही होती। प्लीज आप लोग यहाँ से चले जाएं। ये सब कुछ सुनने के बाद डैड काफी हैरान होते हैं और वो कहते हैं कि क्या ये सब कुछ जो बोल रही है क्या वो सच है, लेकिन तुमने तो मुझे इस बारे में ऐसा कुछ भी नहीं बताया। तभी जियांग कहती है कि मैं इन लोगों की मजीद कोई बात नहीं सुन सकती, ग्रैंडमा बहुत ही डिस्टर्ब हो रही होंगी। तभी गार्ड्स उन लोगों को वहाँ से बाहर निकाल देते हैं और फिर फैंग जियांग से कहता है कि देखो अब तुम्हें सैड होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ग्रैंडमा बिल्कुल भी नहीं चाहेंगी कि तुम इस तरह सैड होकर उनको देखती रहो, वो चाहेंगी कि तुम खुश हो जाओ, तो इसलिए अब तुम कंसोल करो अपने आप को। फिर उसके बाद अगले सीन में जब वो लैब में होती है और अपनी ड्रग्स को प्रिपेयर कर रही होती है कि इतने में फैंग उसके पास चला जाता है और वो कहता है कि अब तुम्हारी यूनिवर्सिटी लाइफ स्टार्ट होने वाली है। ये सब कुछ देखकर वो काफी एक्साइटेड हो जाती है और फिर अगले सीन में उसकी एक सेरेमनी होती है जिसके अंदर उसने अपना न्यू ड्रग्स को लॉन्च करना था जो कि कैंसर रेजिस्टेंट होता है और वो उस ड्रग्स के बारे में हर चीज बता रही होती है, जिसके बाद लोग उसके लिए बहुत ज्यादा क्लैपिंग करते हैं और हर कोई बहुत ही खुश होता है उसकी इस न्यू इन्वेंशन के लिए। एंड देन उसके बाद वो ग्रैंडमा से मिलने के लिए आती है। ग्रैंडमा से कहती है कि आपने देखा मैं सारा काम कर
चुकी हूँ। तभी फिर फैंग उसको हग कर लेता है और वो कहता है कि हाँ, मुझे पता था कि तुम ये सब कुछ ज़रूर कर लोगी। फिर उसके बाद वो उसको प्रपोज़ कर देता है और वो उसके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करती है। वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं एंड नेक्स्ट डे जब उन दोनों की वेडिंग डे होता है, तो वेडिंग होने के बाद वो कहती है कि तुम मुझे ये बता दो कि तुमने ये सारे वेजिटेटिव स्टेट के अंदर तुम ये बात कैसे जानते थे कि मैं ही तुम्हारी ब्राइड हूँ और मैं ही वो लड़की हूँ जिसने तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा केयर की है। तो वो कहता है कि जब से मैंने होश संभाला था, तो मेरे आस-पास बहुत सी साजिशें होती रही थी, लेकिन उसके बाद फिर मुझे ये चेक करना था कि जो कोई भी मेरा ख्याल रखने के लिए आ रहा है, वो इस कैपेबल है भी सही या फिर नहीं। तो जब से मैंने अपनी आँखें खोली है, मैं तब से तुम्हें लाइक करता हूँ। जियान कहती है कि क्या? इसका मतलब है कि जब से मैं वहाँ पर रह रही हूँ, तुम बिल्कुल ठीक थे। तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला है? तो मॉम कहती हैं कि देखो, इसमें इसकी कोई भी गलती नहीं है। ये सब कुछ उसको मैंने करने के लिए बोला था, क्योंकि हम लोग कुछ लोगों के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और मैं बस इतना चाहती थी कि वो ये सारा ड्रामा करे। इसलिए हम लोगों ने ये सारा खेल खेला था, ताकि हम लोग अपने सेकंड अंकल के खिलाफ भी कुछ एविडेंस इकट्ठे कर सकें और अब हमारे पास बहुत सारे एविडेंसेस हो चुके हैं। जियांग कहती है कि अच्छा, तो इसका मतलब है कि पहले बहुत कुछ हो चुका है, लेकिन फिर भी उसके बाद तुमने मुझे ही क्यों चूज किया? तुम मेरे अलावा क्या को भी तो चूज कर सकते थे ना? तो वो कहता है कि क्योंकि ये सब कुछ एक तमाशा हुआ था। मेरी फैमिली ने मेरे लिए क्याओ को ही सेलेक्ट किया था, लेकिन शायद क्याओ नहीं तुम्हें वहाँ पर भेजना जरूरी समझा और देखो समझा ये सब कुछ मेरा फेट था। और फिर मॉम कहती है कि तुम ऐसे ही यहाँ पर नहीं खड़ी हुई, बल्कि तुम्हारे बारे में मैंने बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करवाई थी। मैं वहाँ से अब्रॉड चली गई थी और तुम्हारे बारे में ही इन्वेस्टिगेट करवाती रही थी। फिर उसके बाद जब मुझे पता चला कि तुम एक बहुत ही अच्छी लड़की हो, तो इसलिए मैंने तुम्हें सेलेक्ट कर लिया कि तुम भी इसी फैमिली की डॉटर इन लॉ बनोगी और देखो आज तुम यहाँ पर खड़ी हुई हो। तो ये सब कुछ सुनने के बाद जियांग सेटिस्फाई हो जाती है और वो काफी एक्साइटेड होती है एंड देन वो दोनों एक दूसरे के क्लोज हो जाते हैं और इसी सीन पर हमारे इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। मिलती हूँ मैं आपसे एक न्यू ड्रामा के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।